Hello students, this video is the second part for the chapter acid, bases and salts. In the previous video we had discussed what all acids are, why acids are behaving as acids, because they liberate H ions when they are dissolved in water. We studied the different properties of acids, and we also studied that what are indicators. We studied the types of indicators, etc. And we studied the different uses of acids, how acids they are important for our daily life, etc., etc. So now we are going to do, we also did the different types of acids, like what are concentrated acids, what are dilute acids, what are strong acids, and what are uh, uh, weak acids. We also did what are mineral acids and what are organic acids. So moving forward, now we will be doing bases, and as per the last video I had told you that bases की जो basic terminology है that is very similar to that of acids. As we have strong acids, उसी तरीके से हमारे पास strong base होते हैं. अब जो strong base है वो उनके अंदर they liberate OH ions very quickly, या पूरे के पूरे वो dissociate कर जाते हैं जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं. और आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल है. और उसके बाद जो आपके वीक बेस होते हैं, वीक बेस वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं. मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक बेस लेंगे, उसमें से सिर्फ 10 या 15 डिसोसिएट करेंगे. डिसोसिएशन का मतलब ये है कि एक बेस को जब मैं पानी के अंदर डिज़ोल्व करूँगी, इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस. तो डिसोसिएशन के टाइम पे जो तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस दे रहा है. तो जिस तरीके से एक एसिड डिसोसिएट करने पे H आयंस देता है, एक बेस जो होता है वो हमेशा डिसोसिएट करने पे OH नेगेटिव आयन देता है. सो ऑल जो बेसिस होते हैं दे आर बेसिकली they liberate OH negative when they are dissolved in water. तो आपका ये कंसेप्ट जो ये बोलता है कि एसिड्स जो है वो H आयन लिबरेट करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं when they are dissolved in water. That concept is called as Arrhenius concept of acids and bases. So Arrhenius concept of acid and bases के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड्स हैं दे लिबरेट H आयंस, जैसा कि हमने पहले देखा HNO3 नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है. तो हर एसिड अगर Cl नेगेटिव अगर H पॉजिटिव लिबरेट करता है तो हर बेस जो है वो जब पानी के अंदर उसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव को लिबरेट करेगा. अगर सारा का सारा डिसोसिएशन हो जाता है, पूरे के पूरे बेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं, देन वी कॉल दो सच बेसिस एज स्ट्रॉन्ग बेसिस. एंड अगर जो बेसिस हैं वो वीकली डिसोसिएट करते हैं, कम मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से 10 या 15 ही करेंगे, तब ऐसे बेसिस को हम लोग उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं. उसी तरीके से हमारे पास concentrated bases होते हैं where amount of water is less and amount of base is more. And then we have dilute bases where amount of water is more and जो आपका your amount of water is more and amount of base is less. And to learn or to understand this concept, you can always go back to the previous video where we have discussed the various terminologies with respect to acids. Now one more thing that we should know is that all bases which are soluble in water, they are called as alkalis. They are called as alkalis. So all bases are bases but all alkalis are bases. All bases are not alkalis because सारे बेस जो है वो पानी के अंदर soluble नहीं है. जो बेस पानी के अंदर soluble है हम उन्हीं बेसिस को सिर्फ alkalis बोलते हैं. और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड they are easily soluble in water and therefore they are also called as alkalis. एक और चीज़ ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक पोटाश. पोटाशियम वर्ड से पोटाश आया है और सोडियम वर्ड से सोडा आया है. सो कास्टिक सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक पोटाश इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. कई बार आपको कॉमन नेम दे दिया जाता है रिएक्शन करने के लिए और फार्मूला नहीं बताया जाता है या केमिकल नेम नहीं दिया जाता. सो यू शुड नो द कॉमन नेम्स ऑफ द वेरियस केमिकल्स ऑल्सो. नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के ऊपर आते हैं, सो बेसिस आर, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू
sorry, they turn red litmus to blue, they are soapy to touch, that is they are slippery to touch. अगर हम उसको टच करते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं हमारे हाथ में, जैसे साबुन को टच करने पे फील आता है वैसा आता है, इसलिए हम उसको सोपी टू टच या स्लिपरी टू टच बोलते हैं. देन जो बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर corrosive in nature, they are also good conductors of electricity because जब हम उनको पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं so they split into H ions and they split into ions. अब अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो हमने एसिड्स के केस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी कि जो एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. Most of the bases and do not react with the metals. Only sodium hydroxide reacts to a certain extent only with zinc and aluminium to form salt and liberate hydrogen gas. एंड सिर्फ ये दो रिएक्शन आपको स्पेसिफिकली लर्न करने हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और ये एक सॉल्ट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है. तो नॉर्मली बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग base, therefore sodium hydroxide reacts with zinc to form sodium zincate and sodium hydroxide reacts with aluminium to form sodium aluminate. Also जब आपके बेसिस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब जब एक ऑक्साइड नॉन मेटल के साथ बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ये जिसमें इन सब के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल के साथ जुड़ी है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स. तो जब एक बेस एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बनाता है. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक एंड बेसिस के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी. बेस के अंदर आपकी सिर्फ 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बिकॉज बेसिस पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. बेसिस जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो बेसिस हैं वो सिर्फ इनके साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, और जो बेसिस हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज़ पीएच स्केल. अब पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक प्रकार का पैरामीटर है, एक प्रकार का मेथड है टू फाइंड आउट what is the nature of the solution that is given to you, whether it is acidic or it's basic. और अगर solution acidic है तो वो एक strong acid है या वो एक strong base है. अब इसमें क्या होता है कि pH स्केल जो है वो बेसिकली pH stands for potence हाइड्रोजन, P से पोटेंस है, H से हाइड्रोजन है, तो एक प्रकार का स्केल है. और ये जो स्केल है ये 0 से लेकर 14 तक होता है. सेंटर के अंदर जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, और 0 से लेकर 7 तक एसिड्स होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक जो pH है वो बेसिस के लिए होता है. अब एक एसिड जो है वो जितना न्यूट्रल से दूर जाता जाएगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जितनी छोटी होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और ये वैल्यू जितनी बड़ी ही होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. तो 0 एसिड जो है, 0 pH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया. और जो 14 का pH है वो स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया. So this is about a little bit about pH scale. We will be doing a little more in detail about it. सबसे पहली बात तो ये है कि pH का जो फॉर्मूला है या pH का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है that is minus log of H ion concentration. Now what is all this about? एक एसिड के अंदर H आयन है और वो H आयन की कंसंट्रेशन की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकाल लेते हैं. अब ये लॉग क्या है? लॉग एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है. जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत आपको पता हो तो साइन कॉस टैन होते हैं, तो साइन की वैल्यू से हम एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं. तो ये डिफरेंट मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं. तो लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं. यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, दिस विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस विद यू एज एंड व्हेन यू डू इट. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉग जो है वो एक्सपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं log 10 लेती हूँ तो log 10 का मतलब होता है 10 raised to the power 1.
तो log 10 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। जितनी एक्सपोनेंट की पावर होगी उतनी ही इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। अगर log रेज़ टू द पावर 100 लेती हूँ तो वो बेसिकली log रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू पावर 2 है। तो इसमें इसकी वैल्यू जो होगी वो 2। log 1000 जो है वो बेसिकली log 10 रेज़ टू द पावर 3 है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 3। तो log जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब pH में इसका कैसे इस्तेमाल करना है। सपोज़ करो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है। अब 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है। आप लोगों ने पिछली क्लास में मोल पढ़ा था और हमने बोला था कि एक सब्सटेंस का जो भी वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 1 मोल के बराबर है। तो अगर मैं HCl का मॉलिक्यूलर वेट लेती हूँ तो वो 1 + 35.5 36.5 अगर मैं ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व कर देती हूँ तो मेरे को 1 मोल सॉल्यूशन बनता है। 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब है 1/10 1/100। तो अगर मेरे को 1/100 करना है तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी। मतलब ये कि अगर मैं 0.36 ग्राम को 1 लीटर में डिज़ोल्व करूँगी तो मुझे 1/100 मोलर सॉल्यूशन मिल जाएगा HCl का। अब हमें पता है कि 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो 1/100 के अंदर होंगे 6.022 × 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ H आयन। तो ये एक तरीका है समझने का कि 10⁻⁻2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है। आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं समझना है, कुछ भी आपको जो भी मैंने बोला है इतना डिटेल्स में उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने एक्सपोनेंट के रूप में लिखा है ये कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी HCl। ठीक है। अब यहाँ पर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम इसको लगाएंगे। तो मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 रेज़ टू पावर -2 है ऑफ H आयन्स। तो pH जो हो जाएगा वो -log ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2 है। अब मैंने क्या बोला था कि जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वही इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 रेज़ टू पावर -2 में इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है -2। सामने फॉर्मूला के अंदर माइनस लगा है तो -2 आपका pH हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का pH निकाल सकते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ pH इज़ नॉट इन योर सिलेबस एज पर CBSE इज कंसर्न। Therefore, you should only know the basics. You should have a rough idea what does log of -log of H ion concentration mean और उससे हम pH कैसे निकालते हैं। अगर आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ। सपोज करो आई हैव 1/10 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है। तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है 10 रेज़ टू पावर -1। अब pH कितना होता है की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है -log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पे H आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 रेज़ टू पावर -1 है। तो H आयन की कंसंट्रेशन बन जाती है -log ऑफ 10 रेज़ टू पावर -1। तो यही एक्सपोनेंट आंसर बनेगा। तो आपका जो pH आ जाएगा वो आ जाएगा 1। देयर इज़ a little technical things which are involved here. I have not gone into that just to keep things simple for 10th class because जब हम 11th 12th में जाते हैं तो we find out कि यहाँ पर कुछ इस फॉर्मूले में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो एक सिर्फ रफ आइडिया 10th क्लास को देने के लिए मैंने ये किया है। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आपके पास 10 रेज़ टू पावर -1 बेस है तो इसका pH क्या होगा। आपके दिमाग में सीधा आंसर आ रहा है 1। ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आपको सबसे पहले तो पता है कि जो pH ऑफ बेस होता है वो 7/14 होता है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम ये जो पावर है 10 रेज़ टू पावर -1 NaOH 10 रेज़ टू पावर -1 जो है वो OH आयन की कंसंट्रेशन है। लेकिन pH के फॉर्मूले में हमने सिर्फ H आयन की कंसंट्रेशन को लगाना होता है। अब हम इस OH नेगेटिव आयन को H आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक और फार्मूला करना पड़ता है। हमें जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि पानी के एक सॉल्यूशन के अंदर H आयन concentration multiplied by OH negative ion concentration is always equal to 10 raised to power -14. This is called as ionic product of water which is you will study in higher classes, but आपको फ़िलहाल सिर्फ यही याद रखना है कि OH आयन की कंसंट्रेशन को H आयन की कंसंट्रेशन में करने के लिए फॉर्मूला जो ये है।
तो अगर मैं यहाँ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डाल दूँ विच इज़ 10 raised to power -1 इज़ इक्वल टू 10 raised to power -14, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये वैल्यू बन जाती है 10 raised to power -13। अब जो pH आपका होगा वो माइनस लॉग ऑफ 10 raised to power -13 होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो चाहे एसिड है चाहे वो बेस है, pH का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन है। pH के फॉर्मूले में अगर बेस की कंसंट्रेशन दी है तो बेस की कंसंट्रेशन आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को H आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, और H आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, H इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 raised to power -14, ये एक बना बनाया फॉर्मूला है। इसके अंदर हम OH नेगेटिव आयन की वैल्यू डाल देंगे। OH नेगेटिव आयन की वैल्यू डालने के बाद हम, जैसे आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व करते हो, हम H आयन की कंसंट्रेशन को निकालेंगे। H आयन की कंसंट्रेशन से फिर हम pH निकलेंगे, तो आपके बेस का pH ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 13। So this is how you calculate pH. It is not in your syllabus, but you should have a rough idea because you never know. आपको वो एक MCQ के रूप में अगर ये क्वेश्चन पूछ लें, वो कैलकुलेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि pH अगर पूछ लिया तो उसकी कैलकुलेशन या उसका रफ आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब उसके बाद हम आते हैं कि जो तुम्हारे बेसिस हैं या जो तुम्हारा pH है, उसमें अगर आप अपना बुक देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिए हैं। आपको बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक एसिड का जो pH है वो 1 to 7 होता है, बेस का 7 to 14 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है, और आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना है। उस टेबल के अंदर जो भी pH की वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें से कुछ वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सलाइवा, मिल्क, यूरिन, ह्यूमन ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के pH जो है वो आपको लर्न करने हैं। ये इसलिए क्योंकि कई बार MCQ के फॉर्म में आपको किसी भी चीज़ का pH जो है वो पूछा जा सकता है। तो अगर बुक के अंदर टेबल दिया है तो मतलब उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो होगी ही होगी। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो pH है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि हमने किया है जो एंजाइम्स होते हैं वो pH स्पेसिफिक होते हैं, और क्योंकि एंजाइम्स pH स्पेसिफिक होते हैं, अगर pH उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर आपने किया था कि जो स्टमक के एंजाइम्स हैं वो एसिडिक pH के अंदर काम करते हैं, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो बेसिक pH के अंदर काम करता है, और इसीलिए आपका जो बाइल जूस है वो आपके खाने को क्या बनाता है, बेसिक बनाता है, ठीक है, अल्कलाइन बनाता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर एंजाइम्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, एंड एंजाइम्स दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द pH ऑफ द फूड, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर जो ब्लड है, टीयर्स हैं, सलाइवा है, इनका एक स्पेसिफिक pH होता है, और अगर इनका pH जो आगे पीछे हो जाता है, मतलब कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी का pH चेंज हो जाता है, तो उससे हमारे ब्लड के ऊपर बहुत असर पड़ता है, हमारे सलाइवा के ऊपर पड़ता है, और ये चीज़ें हमारे लिए इवेंचुअली नुकसानदेह हो सकती हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो एसिड रेन है उसके अंदर भी ये है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ में जुड़ते हैं तो दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एन एसिड रेन। और एसिड रेन अब जब आपके स्किन के ऊपर पड़ती है, या प्लांट के सरफेस के ऊपर पड़ती है, या किसी बिल्डिंग के सरफेस पे पड़ती है, तो इट बिकम्स इट बिकम्स हाईली कोरोसिव इन नेचर, और आपको आपके स्किन के ऊपर भी इरिटेशन होती है। तीसरी चीज़ ये है कि प्लांट्स के अंदर जो तुम्हारा सॉइल है उसका pH होना बहुत pH जो है वो एक ख़ास लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कई बार देखा है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर डालते हैं तो कहीं लिखा भी होता है तो सॉइल बिकम्स एसिडिक। सॉइल बिकम्स एसिडिक मतलब सॉइल का जो pH है वो चेंज हो जाता है और उस एसिडिक pH के अंदर आपका जो प्लांट है वो पानी को और मिनरल्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, और इससे जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर कोई भी बेस जो है वो डाल देते हैं। देन वी मूव ऑन टू another effect of pH in our daily life, and that is tooth decay.
स्ट्रेंजली इनफ आप लोगों को ये हैरानी होगी कि हमारे मुंह के अंदर जब हम चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं तो चीनी और मीठे की जब डीकम्पोजिशन होती है तो वो एसिडिक बन जाता है। तो हमारे सलाइवा का जो पीएच पहले अल्कलाइन था, जब हम चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं और वो हमारे मुंह में काफ़ी देर तक चिपका रहता है मीठा हमारे दांतों के साथ में, लाइक टॉफ़ीज़ चिपक जाती हैं या आपकी चॉकलेट्स चिपक जाती हैं, तो वो जब उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो हमारे सलाइवा का पीएच जो होता है वो 5.6 से नीचे चला जाता है। जैसे ही हमारे सलाइवा का जो पीएच है वो 5.6 से नीचे जाता है, हमारा सलाइवा एसिडिक हो जाएगा। अगर हमारा सलाइवा एसिडिक हो जाएगा तो हमारे टूथ के ऊपर जो एक हार्ड कोटिंग इनामल होता है वो करोड होना शुरू हो जाता है, वो घुलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर कैविटी होती है। तो इसीलिए यू आर सजेस्टेड टू नॉट टू ईट स्वीट्स एट नाइट, बिकॉज जब हम रात को खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो वो मीठा कहीं ना कहीं हमारे दांतों में चिपका रहता है, विच विल चेंज द पीएच ऑफ द माउथ एंड आवर टीथ विल करोड। इसीलिए आपको एक ये भी एडवाइस दी जाती है कि रात को सोने से पहले यहाँ कुल्ला करजिए ताकि जो चिपका हुआ मीठा है या स्वीट्स हैं वो डिज़ोल्व होकर चले जाएँ, या यू शुड ब्रश योर टीथ बिकॉज ऑल द टूथपेस्ट दे कंटेन फ्लोराइड्स एंड फॉस्फोरस वगैरह होता है। तो जो फ्लोराइड्स होते हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो आपके मुंह के अंदर जो अगर सलाइवा एसिडिक हो भी रहा है तो टूथपेस्ट करने से इट बिकम्स इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड विद द बेस विच इज़ प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट। देन अनदर डेली लाइफ के अंदर जो आपका पीएच का रोल है वो है आपका बी स्टिंग। मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो उनके बी स्टिंग के अंदर एक खास तरीके का एसिड होता है विच इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड। और ये जो एसिड होता है ये बी के स्टिंग के अंदर होता है। तो जब आपको कोई मधुमक्खी या कोई चींटी काटती है तो वो स्टिंग आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, उससे क्या होता है फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे कि आपको स्वेलिंग, इरिटेशन या पेन होती है। अगर आप उस एरिया को सोप के साथ में वॉश कर देते हो या किसी भी बेसिक सब्सटेंस के साथ में वॉश कर देते हो तो जो स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो आपको दर्द हो रही है या इरिटेशन हो रही है दैट गोज़ ऑफ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूज़ ऑफ पीएच इन योर डेली लाइफ। नाउ वी मूव ऑन टू द सॉल्ट्स। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन एक सॉल्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है कि व्हेन H ion of an acid is replaced by metal of a base, it is called as salt. अब कैसे? अगर हम मैं HCl और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन करूँ, HCl का अगर मैं सॉल्ट बनाती हूँ तो हमें मिलता है NaCl प्लस वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहले H था और अब H की जगह बेस का मेटल आके लग गया। सो व्हेन मेटल ऑफ अ बेस रिप्लेसेस द H ion ऑफ एन एसिड यू गेट अ सॉल्ट। तो एक एसिड जो है सॉल्ट है वो कैसे बनता है? एक एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से आपको सॉल्ट मिलता है। जब आपके मेटल्स के ऊपर एसिड रिएक्ट करते हैं तब आपको सॉल्ट मिलता है। जब आपके बेस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भी आपको सॉल्ट्स मिलते हैं। तो सॉल्ट्स जो हैं वो आपको कई तरीके से मिल जाते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड्स एंड बेसिस बाय रिएक्टिंग विद मेटल्स और बेस रिएक्टिंग विद ईच अदर। अब आपके जो एसिड बेसिस होते जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उनकी काफ़ी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बेस होते हैं उनके नाम के बेस के ऊपर हम उनकी कैटेगरी बना देते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट ये सब लेती हूँ तो ये सोडियम के सॉल्ट्स की फैमिली है। उसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड लूँ तो ये क्लोराइड के सॉल्ट्स की फैमिली है। तो केटाइंस और एनाइंस के बेसिस के ऊपर भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सॉल्ट्स जो हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब जो सॉल्ट्स हैं उसके बारे में जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है और वो ये है कि आपका जब सॉल्ट बनता है वो एक नॉर्मल सॉल्ट होता है और एक एसिडिक सॉल्ट होता है। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये है कि एक
एसिड ने जब एक बेस के साथ रिएक्ट किया तो जो सॉल्ट बना वो सिंपल सा सॉल्ट बन गया, जहाँ ये एसिड का H और इसका OH आपस में कंबाइन करके वाटर बना देंगे और जो भी आपका बचा खुचा है वो सॉल्ट बन गया। लेकिन और अगर आपका एक H आयन रिप्लेस हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक अगर आप H2SO4 की बात करें और अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट करूं, अगर H2SO4 की क्वांटिटी कम है तो कई बार क्या होता है कि ये जो Na है ये एक H रिप्लेस होगा, दूसरा H रिप्लेस नहीं होगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो H2SO4 विल ब्रेक इनटू 2H आयंस, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, कम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो H2SO4 बोलता है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपना दूसरा H भी करने के लिए, तो वो एक H को रिप्लेस करेगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। एक H यहाँ से आया और एक OH यहाँ से आया तो वाटर बन गया। अब एक H इसका बच गया तो ये हमें बच गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक एसिड का एक H जो है वो अभी भी बच गया है, विच विल मेक दिस सॉल्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट एसिडिक, और इसको हम एक्चुअली मोनोबेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन या आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है कि जो तुम्हारे सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं और वो तुम्हारे बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ओके, आई विल कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पर ये वाला सॉल्ट क्योंकि इसमें एक H आयन बच गया है तो हम इसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी H नहीं बचता है देन इट इज़ कॉल्ड एज द नॉर्मल सॉल्ट। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है और एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, उसकी एक एक एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं HCl के साथ में रिएक्ट करूँ तो ये अपना एक OH अगर H के साथ करेगा तो यू विल गेट Mg, एक OH बच जाएगा और Cl प्लस वाटर। तो अब क्योंकि एक बेसिक OH बच गया सो दिस सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज द बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सॉल्ट के बारे में पता होनी चाहिए और वो ये है कि एक सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH क्या होगा। अब आप सोचोगे कि pH तो एसिड और बेस का होता है ना, तो सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH कैसे होगा। हर चीज़ जिसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी या कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो उसका pH आपको दिखाएगा। आपका साबुन है, अगर साबुन के ऊपर अगर आप वो लगाते हो तो वो एक आपको बेसिक pH का कलर देगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कलर है जो आपका साबुन है वो बेसिक है, उसके अंदर कुछ तो बेस है ना, वो टोटली बेसिक नहीं भी हो, कुछ तो बेस है। आपके अगर अपनी सब्ज़ी के अंदर भी अगर आप एक लिटमस पेपर डालोगे ना तो आपकी सब्ज़ी के अंदर क्योंकि टमाटर थे तो वो एसिडिक देगी। तो सॉल्यूशन जो होता है एक सॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है। अब कैसे, क्यों, वो हम करते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो ये HCl है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो NaOH है और मुझे मिला NaCl प्लस वाटर। मैंने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोला, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट थी। अब सपोज़ करो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स HCl के लिए तो मुझे 100 H आयंस मिले और मुझे यहाँ पर 100 ही OH नेगेटिव आयंस लिए, क्योंकि दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। टोटल डिसोसिएशन ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स हो गई है तो अब मुझे 100 H आयंस मिल के 100 OH नेगेटिव आयंस मिल गए, जिससे मुझे जो पूरे के पूरे H आयंस पूरे के पूरे OH आयंस के साथ कंबाइन करके आपको क्या दे रहे हैं, वाटर। अब अगर मैं इसी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोलूँगी तो आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो न्यूट्रल होगा, बिकॉज देयर आर नो एक्स्ट्रा, यहाँ पर कोई भी H आयन या OH आयन नहीं बचा है, वो दोनों ने कंबाइन करके वाटर बना दिया और आपका वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेती हूँ और अगर मैं एक वीक बेस ले लूँ, अब 100 मॉलिक्यूल अगर मैंने HCl के लिए तो ये तो 100 H पॉजिटिव लेके तैयार हो गया, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक 20 बेस है तो वो 100 की जगह सपोज करो सिर्फ 20 ही OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो कर रहा है, क्योंकि ये वीक बेस है। इसका मतलब सिर्फ 20 OH नेगेटिव आयन 20 H आयंस के साथ लिबरेट करके आपको वाटर तो दे देंगे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर 80 H आयंस जो हैं वो फिर भी बच जाएंगे।
अब क्योंकि H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आपके इस सॉल्ट के सोल्यूशन का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। समझ रहे हो? तो कितने H आयंस बचते हैं उस बेसिस के ऊपर आपका सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस को जोड़ के एक सॉल्ट बना है, अगर इसी सॉल्ट को, अब आप बोलो ये इसको मैं उल्टा करके अगर देखूँ, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा NH4OH और मुझे मिलेगा HCl। अब NH4OH जो है वो 20 OH नेगेटिव आयन लिबरेट कर रहा है, HCl जो है वो 100 H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन एसिडिक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। अब अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेती हूँ, जैसे कि वीक एसिड है CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो जब हम इनको जोड़ेंगे मेरे को मिलेगा सॉल्ट CH3COONa प्लस वाटर। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100 OH नेगेटिव है, ये जो है से 15 H पॉजिटिव है, तो टोटल पानी कितना बनेगा, 15 वाटर। और H आयंस कितने, OH नेगेटिव आयंस कितने बच गए आपके, 85 H, ठीक है, जिससे आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि आपके सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस ही लूँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि सपोज़ करो CH3COOH और NH4OH अगर मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ करो ये 15 H पॉजिटिव दे रहा है, ये 20 OH नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो आपको कितने वाटर मिलेंगे, 15, बिकॉज ये 15 और आपका कितना ये है 5 OH नेगेटिव। इतने बड़े सोल्यूशन के अंदर 5 OH नेगेटिव जो है वो ज़्यादा pH के ऊपर असर नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है दैट इज़ नियरली न्यूट्रल। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रल, इट इज़ नियरली न्यूट्रल, मतलब इसका जो pH होगा वो 6.9 होगा या 7.1 के आसपास होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन के बारे में कई बार MCQs बहुत ज़्यादा अब आएंगे, तो आपको हर चीज़ को एक इस पॉइंट से भी लेना है कि अगर इससे MCQ आ गया तो क्या। तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नियरली न्यूट्रल, तो आपने अमोनियम क्लोराइड के अंदर देखना है कि जो Cl है वो HCl से आया और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको जो MCQs हैं वो आएंगे। तो इसीलिए बार बार ये बोला जाता है हर चीज़ को सोच समझ के करने की कोशिश करो। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कि हम सारे सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये बात हमेशा याद रखना कि जो सॉल्ट्स हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। थैंक यू।